गालिब साहब को आम खाने का बड़ा शौक था, ऐसा मुझे गुलजार भाई ने बताया। पता नहीं गालिब साहब ने आम पर कोई शेर लिखा है या नहीं। बहरहाल एक बार वो उनके दोस्त बैठे हुए आम खा रहे थे, जिनमें से एक दोस्त था जिसको आम पसंद नहीं थे। तो गालिब साहब को बड़ी हैरत हुई कि भाई कैसे बदमज़ाक आदमी हो तुम, तुम्हें आम पसंद नहीं है। उनको एक आम दिया तो उसने उठा के फेंक दिया। एक गधा वहाँ पे खड़ा था, उसके पास जाके गिरा तो गधा मुंह मोड़ के चला गया। तो कहने लगे देखिए गधे भी आम नहीं खाते। तो गालिब साहब बोले कि जी नहीं, गधे ही आम नहीं खाते। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और पी सारे तब तक दूरी पर छिटक चुके होंगे तुमसे। पी मतलब प्रियतम, पति मिल जाएगा, पति इज नॉट प्रेमी। पी सारे तब तक दूरी पर छिटक चुके होंगे तुमसे, जो होंगे वो कर्तव्य बंधे मृत्यु की आस में गुमसुम से। और तुम कहीं किसी मुंडेर पे बैठी घुप अंधेरा ताकोगी, और तुम कहीं किसी मुंडेर पे बैठी घुप अंधेरा ताकोगी, जिसमें गुम होंगे कितने पल जो बीत गए सालों पहले। कुछ याद रहे कुछ भूल गए, नाती पोतों की पैं में कुछ निपट गए कुछ झूल गए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं हूं, निस्तब्ध नहीं हूं, फिर क्या हूं? रांझा रांझा कर दी सा मैं ते मैं आपे ही रांझा होई। सदियों नी मैनू ती दो रांझा ते मैनू हीर ना आखे कोई। रांझा मैं विच ते मैं रांझे विच, गैर ख्याल ना कोई। बुले शाह वेखो हीर सलेटी, किथे जा खलोई नी मैं कमली हाँ। वो तीनों धूप में बैठे थे और घोड़े पर बहस कर रहे थे। वो सुंदर है, एक ने कहा। गलत, दूसरे ने काटा। वो सिर्फ ठोस है, बेहद ठोस। तीसरा जो कि अब तक चुप था, धीरे से बोला, वो इतना ठोस है कि उस पर बहस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पहला चीखा। जरूर हो सकती है, दूसरे ने हामी भरी। तीसरा चुप था, बल्कि कहना चाहिए खुश था। वो बीड़ी की राख झाड़ते हुए बोला, मगर घोड़ा कहां है? कविता मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही, धुन भी बन गई। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर
आदतन मैं अपना भविष्य अपनी हाथों की रेखाओं में टटोलता हूं। कहीं कुछ छुपा हुआ है ऐसा चमत्कार, एक छोटे बादल सा हमेशा मेरे साथ चलता है। तेज धूप में इस बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिलती, वो बस हथेली में एक तिल की तरह पड़ा रहता है। अब तिल का होना शुभ है और इससे लाभ होगा, इसलिए इस छोटे से बादल को मैं बहुत संभाल के रखता हूं। पर इच्छा होती है कि वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा होती है, बादल बट रहे होते हैं, पर शायद देर हो चुकी है। अब मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं है। हम क्या कहते हैं उसका एक अलग पहलू, हम कैसे कहते हैं उस पहलू की ज़्यादा अहमियत है। और अगर उस कहने में एक शायराना अंदाज हो, बेशक आप शेर व शायरी खुद ना कहते हों या पढ़ते हों, लेकिन अगर आपके अंदाज में शेर व शायरी हो तो आप जो कहते हैं वो उस बात में चार चांद लग जाते हैं। मतलब शेर व शायरी सिर्फ मुशायरों तक महदूद नहीं है, ये सिर्फ किताबों तक महदूद है। शेर व शायरी जब आपकी हाजिर जवाबी का एक हिस्सा बन जाए, आपके ख्यालों का एक हिस्सा बन जाए, बेशक आप शायर ना हो, लेकिन फिर आप यूं कह सकते कि हाँ, जैसे यूसुफ साहब ने कहा था कि ना सिर्फ मेरी अच्छी एक्टिंग का राज या एक्टिंग का राज शेर व शायरी है, बल्कि मेरी ज़िंदगी का राज शेर व शायरी है।